जनता अब समझदार हो गई है और वो चिढ़ती है उन्हीं घिसी पिटी बातों से कि हम ये क्यों नहीं कहने का नैतिक साहस रखते हैं कि हम लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन चुनाव लड़ने के लिए कराया है, चोर सत्ता के लिए कराया है। उसमें कितने चोलेबाजी पहनाएंगे, कितने तंबू गाड़ोगे फर्जी। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं ऐसे गठबंधन करने वाले लोगों के साथ इन 35 साल में बैठा हूं, उठा हूं, उनकी बातें सुनी है, जानता हूं, देखता हूं, प्रथम दृष्टया कई चीजों का गवाह रहा हूं, इसलिए मुझे सच्चाई है तो मुझे और भी उलझन होती सुन के। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद और भाजपा का अलायंस, कारण तो उनने भी गिना दिए थे कि क्या क्या एकदम जरूरत आ गई है राष्ट्र के लिए, लेकिन हम भी समझ रहे थे, वो भी समझ रहे थे, वो भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे अंदर अंदर कि सच्चाई नहीं है। अखिलेश यादव और मायावती जी का अलायंस और फिर अलायंस टूटना, फिर धय तेरे की। राहुल गांधी अखिलेश यादव का अलायंस, फिर अलायंस टूटना, फिर राहुल गांधी का ये कहना एक दौर में कि हाथी रुपया खाता है और साइकिल पर गुंडे हैं। सब जानते हैं। ओम प्रकाश भाई, वो भी उनसे बड़ा प्रयोग धर्मी कोई है क्या उत्तर प्रदेश में? ना। और 24 के लिए लोग अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं उनकी। तब सिद्धांत अलग चीज है मित्र। सिद्धांत तो नरेंद्र देव जैसे लोगों ने पालन किए, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों ने, कि सबने रोका कि इस्तीफा मत दो, बोले ना पार्टी छोड़िए तो इस्तीफा देंगे। सिद्धांत है। अब कौन किसकी सुन रहा है, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। हां, मैं राव साहब की इस बात से सहमत हूं, विपक्ष के आत्मबल को बहुत भारी झटका लगा है। ठीक बात है, ये सवाल आप हम विपक्ष से पूछेंगे तो वो मेरी बात काट देंगे, वो कहेंगे मेरा आत्मबल बहुत ज्यादा मजबूत है और राष्ट्रपति चुनाव के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया हारने के बाद। ठीक है, उनको अपनी राय है, लेकिन सच्चाई है कि आत्मबल बहुत कमजोर हुआ है। और वो भी तब जब 1.5 तो 1.25 साल बाद वोट होना है भारत में 5 साल की हुकूमत के लिए। 2011 की जनसंख्या में का जो हम लोगों ने जनगणना कराई, उसमें 10 करोड़ 48 लाख जनजाति समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के। अरकवंशी जी, 11-12 साल और हो गए, हम मान के चलते हैं करोड़ 2 करोड़ और बढ़ गए होंगे। क्या 12-13 करोड़ की आबादी है। उसके लिए तो ये अकल्पनीय परिस्थिति है जो वो देख रहा है कि भारत के सबसे बड़े आसन पर उसके गांव की आंगन की स्त्री महिला विराजमान होगी। और राव साहब जरूर जानते होंगे, ओपी सिंह जी जानते होंगे, चूंकि वो पत्रकार भी रहे। 1955 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, संघ ने वनवासी कल्याण परिषद बनाया था, जसपुर में काम शुरू किया था। 55 में धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस लड़ रहा है वहां कि आदिवासियों को ईसाई मिशनरियां अपने फोल्ड में ना ले पाए। लेकिन उसको ऐसा मुद्दा, ऐसा आदिवासी स्वाभिमान का ऐसा प्रतीक पहली बार मिला है द्रौपदी मुर्मू के जरिए। तो 55 से लेकर 2022 तक आरएसएस जितना काम नहीं कर पाया आदिवासी उसमें, हालांकि उसके पास वनवासी कल्याण परिषद में 8 लाख सदस्य हैं, वो मुर्मू के होने से होगा। और मैंने कल भी कहा था, मुर्मू का विरोध यानी जनजाति समाज का के व्यक्ति महिला का विरोध किसके लिए? यशवंत बाबू के लिए। यशवंत बाबू अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, व्यक्तिगत आलोचना थोड़ी नहीं किसी की, लेकिन क्या देश में कहीं कोई मोहल्ला ऐसा है जहां यशवंत बाबू का फेवर करने पर 1000 वोट मिल जाए, बढ़ जाए? नहीं ना। तो फिर तो राजनीतिक बुद्धिमत्ता को प्रणाम करना होगा। 13 करोड़ की आबादी के
प्रतिनिधि के खिलाफ इसलिए खड़े हो गए कि हमारे साथ यशवंत सिन्हा है। ये तो वो भजन है आजकल बड़ा लोकप्रिय है, हमारे साथ जब रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। ऐसा विपक्ष ने लगा दिया कि हमारे साथ जब यशवंत जी फिर किस बात की चिंता। आने वाले 75 साल तक ये मुद्दा जीवित रहेगा। लिख लेना मेरी बात ओंकार जी, कि भारत में जब पहली बार जनजातीय समाज की चेतना का प्रश्न आया तो विपक्ष यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा था। आप अपने बात बोलने ही नहीं देते हैं तो क्या बात। ये एक पहला अवसर था भारत के लिए। सबसे ज्यादा वंचितों में भी वंचित आदिवासी है, उससे ज्यादा कोई वंचित है, उससे ज्यादा किसी ने पीड़ा भोगी है क्या? वो वर्ग, उससे आप एक आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व मंत्री जिसका संघर्ष का भी कोई लोक जीवन नहीं रहा हो, उसको खड़ा करेंगे, बोले जी अंग्रेजी जानते हैं। ये कोई क्वालिटी हुई भारत में? बोले नहीं अंग्रेजी लिख भी लेते, बोल भी लेते, हेलो हेलो यू नो आई नो यस 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 कर लेते। इसका क्या मतलब है? वहां जसपुर में कौन समझ रहा है? नहीं, लोकतंत्र में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसकी ओर देखा जाना चाहिए था। और बाकी राष्ट्रपति, अब एक नई बहस छोड़ी लोगों ने कि जी रबर स्टाम्प, यशवंत जी ने कहा, कांग्रेस ने भी उसका उल्लेख कई बार किया है। फखरुद्दीन अली अहमद क्रांतिकारी थे, बीबी गिरी क्रांतिकारी थे, हैं? बाथटब में बैठ के दस्तखत करा लिए थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। अरे राष्ट्रपति, मैं उस समय जितने लोग जहां आए वो सब फ्रीडम फाइटर थे। जो ग्राम प्रधानी का भी चुनाव लड़े वो भी फ्रीडम फाइटर थे। मसला वो नहीं, मसला ये है राष्ट्रपति रहते हुए फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या क्रांति की। मसला ये है, मसला ये है बीबी गिरी ने क्या क्रांति की, ये तो बताएगा कोई। नहीं की क्रांति, उनसे ज्यादा क्रांति तो जेल सिंह कर गए थे। राव साहब को याद होगा, उनसे ज्यादा क्रांतिकारी और खतरनाक क्रांतिकारी तो सरदार जेल सिंह थे। इसलिए ये बात नहीं, ये सवाल उठा दिया गया। एक जनजातीय समाज की चेतना जब सामने आई तो कह दिया गया कि नहीं, ये रबर स्टैंप होंगी। कोई दलित है, कोई आदिवासी है तो उसको रबर स्टैंप कह के खारिज कर देंगे क्या आप? क्या केवल सवर्ण जातियों के लोग ही चेतना संपन्न है, ऐसा कहने की कोशिश होगी क्या इस देश में? यह प्रचार कितना गंदा था कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप साबित होंगी। आप कैसे कह सकते हैं रबर स्टैंप साबित होंगी? राजेंद्र बाबू धोती कुर्ता पहनते थे, वो रबर स्टैंप थे किसी के? नहीं, ये 13 करोड़ लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। यशवंत सिन्हा आएंगे तो ये क्रांतिकारी राष्ट्रपति होंगे, ये महिला रबर स्टैंप होगी। कैसी बात करते? ये भारत के जो इंक्लूसिवनेस है उसके खिलाफ है। बाकी तो चुनाव तय करेंगे कौन कितने फायदे में रहा, कौन कितने नुकसान में रहा। लेकिन ये जान लीजिए, ये भारत के सामाजिक इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये भारत की सोशल हिस्ट्री में 10 बड़े परिवर्तनों में से एक परिवर्तन के रूप में इतिहास में उल्लिखित होगी ये घटना, द्रौपदी मुर्मू का भारत का राष्ट्रपति होना।